इफ बी, चलो ये तो बात की बात है, पहले हम केसलेट को सॉल्व करेंगे। कैसे करना है वो पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, अप्रोच बहुत मैटर करती है आपके सॉल्व करने से पहले। स्टडी टाइम दिया गया है इन आवर्स, एंटरटेनिंग टाइम से एंड रेस्ट टाइम दिया गया है कितने, 3 स्टूडेंट एबीसी का, तो वो बना लेते हैं। तो एबीसी 3 स्टूडेंट हो गए, इनका स्टडी टाइम होगा, इंटरटेनमेंट टाइम होगा और इनका रेस्ट टाइम होगा। ये 3 तरह के इनके टाइम दिए गए हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, डेली रूटीन 24 घंटे का इनका बनता है, ओके ठीक है। फिर स्टडी टाइम प्लस एंटरटेनमेंट टाइम एंड रेस्ट टाइम, ठीक है। तो ये तीनों मिला के इनके पूरे 24 घंटे पूरे होते हैं। इसके बाद क्या बोला है, ए स्टडी टाइम इज 1 आवर लेस देन बी स्टडी टाइम। सपोज अगर इसका स्टडी टाइम x है तो इसका 1 लेस है, तो इसका 1 ज्यादा हो जाएगा, x+1, ठीक। आगे आ जाए, एंड एज रेस्ट टाइम 7 आवर मोर देन द एंटरटेनमेंट टाइम। तो रेस्ट टाइम जो है एंटरटेनमेंट टाइम से कितना ज्यादा है, यहाँ पर 7 टाइम्स ज्यादा, यही तो बोल रहा है, एज रेस्ट टाइम इज 7 आवर मोर देन। तो अगर ये y है एंटरटेनमेंट टाइम, तो ये y+7 हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। एंड यही बोला ना, रेस्ट टाइम इज 7 आवर मोर देन एंटरटेनमेंट टाइम। द रेशियो ऑफ एज एंटरटेनमेंट एंड बीज एंटरटेनमेंट 1:2। तो अगर एंटरटेनमेंट की बात करें ए और बी का, तो ये रेशियो 1:2 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू y, तो 2 यूनिट की वैल्यू दिस इज 2y। क्यों, वेरिएबल जितने कम से कम हो सके हम उसको प्रायोरिटी यहाँ पर देंगे। मेरा जो नया बैच है पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एप्लीकेशन पे आज शाम को वो आपका ऑर्डर हो जाएगा पूरी तरीके से, फिर उसको मैं जब लॉन्च करूंगी तो मैं उसको कल या परसों में करूंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने इस बार जो आपके लिए चीज़ें बनाई हैं वो पूरे साल के लिए बनाई हैं, क्योंकि आप लोगों को पूरे साल साथ चाहिए रहता है। और लास्ट टाइम पे स्टूडेंट्स की थोड़ी सी ये इशू आई थी कि मैम हर बारी बैच खरीदना इज़ नॉट एन ईजी थिंग अलग अलग एग्जाम के लिए, तो इस बार इसलिए आपका पूरा एक ही में आने वाला है, ठीक है। मतलब 2024 का फुल पैकेज, कोई भी एग्जाम होगा आप बिल्कुल फ्री होकर तैयारी कर सकते हैं। एवरेज ऑफ स्टडी टाइम ऑफ एबीसी 6 आवर, ठीक है। स्टडी टाइम कितने का, 1 2 3 का, 3 का एवरेज है, तो 6 आवर्स दिया, तो 3 × 6 मतलब 18 हो गया ये टोटल, राइट। अब ये वैल्यू कितनी होगी, अगर हमें इसको भी एक्स में करना है, तो टोटल 18 एबीसी का स्टडी टाइम, तो इस ए का इतना है, बी का इतना, सी का कितना होगा, 18 में से इन दोनों को माइनस कर दें, मतलब ये वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, 18 - x -1। दैट मीन्स अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखना चाहूँ, 18 में से 1 गया 17 और x 2x, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 17 - 2x। कैसे किया, कुछ नहीं, ये टोटल टाइमिंग थी 18, क्योंकि एवरेज 6 घंटे दिया था, तो ये 18 घंटे हो गया टोटल, और यहाँ पर 18 में से इन दोनों को माइनस कर दिया, ठीक। जैसे हम प्री KDI में जाते थे वैसे ही इसमें जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर नहीं सकते इसमें। अब आगे आ जाइए, एवरेज ऑफ द रेस्ट टाइम ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी ये दोनों है, इनका रेस्ट टाइम हमें कितना, 9 घंटे दिया है। दिस इज एवरेज ऑफ 2 स्टूडेंट्स, तो 9 × 2 टोटल कितना आ गया, ये 18 घंटे। ध्यान रखना एवरेज कितने का दिया है, कितने एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में एवरेज दिया, तो यहाँ पर 2 ए और बी स्टूडेंट्स के, तो ये कितना होगा, 18 माइनस 18 टोटल है, तो 18 में से y+7 माइनस करोगे तो 18 में से 7 गया 11, 11 - y इसका आ जाएगा। क्यों, हम रेशियो सिमिलर, मतलब जो भी वेरिएबल्स है उनको कम रखना है, और उसी के रेस्पेक्ट में जहां तक हमें सिंगल वेरिएबल के थ्रू जाना होगा हम जाएंगे। अब रेशियो ऑफ सीज एंटरटेनमेंट टाइम टू हिज रेस्ट टाइम इज 4:3। अब यहाँ अपने पास कोई भी चारा नहीं है कि हम क्या करें, तो ये रेशियो 4:3 दिया है, तो इसको मैं 4z और इसको 3z कह दूं फॉर टाइम बिंग, ओके। नाउ अब हम क्या करें, यहाँ पर मेरे पास 3 वेरिएबल्स घूम फिर के आ ही गए, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो आपको एक हिंट दी है, डेली रूटीन दैट इज 24 आवर्स, मतलब पूरे दिन में 24 घंटे में, ये आप लोग भी इससे इंस्पायर हो रहे हो, आपका स्टडी टाइम, रेस्ट टाइम एंड एंटरटेनमेंट टाइम, ठीक है। ये 3 टाइम ही सिर्फ ये डिवाइड करता है इन 24 घंटे में। तो पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए अपना काम यहाँ पर बन जाएगा। कैसे, अगर हम पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात करें तो ए के लिए स्टेट S, E और R, मतलब तीनों टाइमिंग का सम 24 घंटे के बराबर होना चाहिए। तो फॉर ए क्या इक्वेशन आएगी आपकी, ये आ जाएगी x + 2y + 7, और ये टोटल मिला के 24 घंटे होने चाहिए। तो यहां से एक इक्वेशन मिल गई अपने को, x + 2y, 14 में से 7 गया 17, तो एक इक्वेशन ये। अब b के लिए सिमिलरली ये भी 24 घंटे के बराबर होगा, तो x
प्लस 2y माइनस वाई, तो x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 11 और 1 12, तो प्लस 12 और उधर फिर से 24, दिस इज व्हाट x प्लस वाई प्लस 12, सबको जोड़ा 24 के बराबर। तो यहां से इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर ये पॉइंट। नाउ सेम फॉर सी हम जाएंगे, तो सी के लिए क्या बना अपना, दिस इज व्हाट 4 3 7 दैट इज 7z माइनस का 2x प्लस 17 इज इक्वल टू 24, तो 14 में से 7 गया 7, दिस इज व्हाट 7z माइनस 2x, सो दिस इज इक्वेशन 3। नाउ वेरी इजी सॉल्व करना है इनको, क्योंकि इक्वेशन बेस्ड है। तो इन दोनों इक्वेशन में देखें, अगर मैं इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करूं देन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y में से y गया y और 17 में से 12 गया 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। किसी भी इक्वेशन में रख दो, 5 2 10, ठीक है। अब जैसे ही आपने y की वैल्यू 5 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 17 में से 5 दूनी 10 गया 7 आ गया, और x की वैल्यू 7 रखोगे तो 7 दूनी 14 और 14 और 7 21, तो 7z इज इक्वल टू 21, z की वैल्यू कितनी आ गई 3। सारी वैल्यूज डन की नहीं, बताओ ऐसी कोई इक्वेशंस नहीं है जो आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत ही इजी था ये पॉइंट पूरा निकालना। आई होप क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। बैच की जो भी डिटेल होगी मैं पूरी यूट्यूब पर आके बताऊंगी, क्योंकि आपके पास हम मान के चलेंगे कि 90 दिन में आपका प्री टू मेंस पूरा कवर, जैसे रुद्रा 3.0 था, तो ये न्यू बैच आएगा, फ्रेश आएगा, ठीक। अब मैं क्या ही बोलूं, मतलब मैं तो थक चुकी हूँ बोल बोल के। इतने लोग कॉपी कर रहे हैं गाइडली का कंटेंट, इतने लोग, मेरे पास डेली मैसेजेस आते हैं, बट मेरा मन नहीं है उस चीज पे वीडियो बनाने का। बट अगर कोई समझ जाए तो बेटर है, क्योंकि हम लोग उस तरीके से ज्यादा नहीं चाहते। चलिए अब पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अब इनका कोई रोल नहीं है, इन सबको हटा दो, क्योंकि सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए अपने को। अब आपसे जो आंसर आ रहा है वो वेरिएबल में आ रहा है, मतलब आंसर को आपको डिकोड करना पड़ेगा, जैसे आप रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग करते थे। बी स्टडी एंड एंटरटेनमेंट टाइम टुगेदर, तो बी का स्टडी और एंटरटेनमेंट टाइम कितना हो जाएगा, पहले तो इन वैल्यूज को लिखो, ठीक है। तो दिस इज 7 एंड दिस इज 8, ठीक, ये 5 और ये 10, सारी वैल्यूज रख दी हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक। ये 2x है, तो ये 7 दूनी 14 और 4z, 3 चौको 12 और 9 21, तो ये 3 आ गया, ठीक। क्लियर। नाउ अब चलते हैं, बी स्टडी एंड एंटरटेनमेंट टाइम टुगेदर, स्टडी एंटरटेनमेंट टाइम टुगेदर बी का कितना है 18, इज m% मोर देन सी स्टडी एंड एंटरटेनमेंट टाइम, तो सी का स्टडी एंटरटेनमेंट कितना होगा 12 और 3 15, तो कितना मोर दिख रहा है ये इससे, 18 5 15 का डिफरेंस 3, और किससे कंपैरिजन है, सी से है, देन सी इज टाइम दैट इज 15, तो 1/5, तो ये आ गया 20%, पता है ना, 1/5 गुणे 100, तो 20% m की वैल्यू आ गई, m% इज इक्वल टू 20, तो m की वैल्यू 20 लोगे। नाउ find B study and entertainment time together is what percent more than, तो B study and entertainment time together is 80, is what percent more than A study and entertainment, that is 7 5 12, 12 से कंपैरिजन है दोनों का डिफरेंस, क्योंकि मोर और लेस पूछा है, तो दिस इज 1/2, और 1/2 इज फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 50%, तो m के टर्म में चाहिए, तो m अपने आप में 20 है, तो 20 + 30 मतलब m + 30%, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर, वेरी गुड रिचा, सिद्धार्थ वेरी गुड, सबसे पहला आंसर दिया, साहिल, अनिल, रिचा, आयुष, बहुत बढ़िया, ठीक। यस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आयुष, कोई भी ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर जिस लेवल के क्वेश्चंस लगा रहे हैं प्री और मेंस आपके दोनों ही इंपॉर्टेंस रहेगी, क्योंकि सारे कॉन्सेप्चुअल ही क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ठीक है। इसे करें, टॉपिक वाइज देखनी है तो टॉपिक वाइज वाली भी देख सकते हैं आप। If A plays game in 70% of his total entertainment time and watches movies in remaining time, ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके से इन्होंने टाइम को डिवाइड किया हुआ है, समझ रहे हो इस पॉइंट को, बताएं।
आगे क्या बोला है, सी प्लेज गेम 62.5% ऑफ हिज एंटरटेनमेंट टाइम एंड, तो एंटरटेनमेंट टाइम की बात हो रही है किसके, ए और सी के, तो पहले वही लिख लो, ए का और सी का एंटरटेनमेंट टाइम कितना है, इसका 5 घंटे है और इसका 12 घंटे है। यहाँ पर इसने प्ले गेम और आधा टाइम है किसमें, प्ले गेम में, और आधा वॉचिंग मूवी में बिता रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है रिमेनिंग टाइम वॉचेस में, वॉचिंग मूवी, ओके। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टाइम इन विच ए एंड सी वॉच मूवी। तो अगर दो ही तरह की 100% एक्टिविटीज में दो तरह के एंटरटेनमेंट इनके चल रहे हैं, एक है इनका क्या, गेम प्ले करना, दूसरा मूवी देखना। तो अगर 70% गेम प्ले में हटा दिया तो 30% रिमेनिंग किसमें आएगा, वॉचिंग मूवी, और इसी को हमें टारगेट करना है। क्यों, क्योंकि हमसे इसी का डिफरेंस पूछा है। सेम एज इट इज 62.5% अगर आप प्ले गेम में कर दे रहे हो, दैट इज 37.5% आपका वॉचिंग मूवी में आ गया। दैट मीन्स व्हाट, 5 का 30% यहां पर बिताया और 12 का 37.5% दैट इज 3/8 आपने यहां बिताया, और इन दोनों टाइमिंग का आपको क्या बोला है, डिफरेंस बता दो। तो यहां से ये कितना हुआ, 5 दिया 15 मतलब 1.5 आवर्स, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, तो 3 3 9/2, और 9/2 का मतलब कितना हुआ, 4.5 आवर्स। सो द डिफरेंस बिटवीन देम इज 3 आवर्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, वेरी इजी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका टाइमिंग पे डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन पूरा टाइमिंग के रेस्पेक्ट में है। नाउ नेक्स्ट, तो ये पहली डीआई बिल्कुल कर लोगे कि नहीं, एग्जाम में आएगी तो ये वाली, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको, सिंपल परसेंटेज रेशियो बेस्ड है। इफ सी इज एंटरटेनमेंट टाइम इज m% मोर देन ए इज एंटरटेनमेंट टाइम, तो सी का है और ए का, सी का एंटरटेनमेंट टाइम कितना है 12 और ए का है 5, कितना ज्यादा कंपैरिजन किससे हो रहा है, मोर देन दैट ऑफ एज एंटरटेनमेंट टाइम। तो ए से कंपैरिजन है तो ए नीचे, ऊपर मोर और लेस, तो दोनों का डिफरेंस 12 में से 5 गया 7 और गुणे 100, ठीक है। तो ये 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 140%, ये आ गई m% मोर, तो ये हो गई m की वैल्यू, तो m की वैल्यू 140 एंड ओके। एज रेस्ट टाइम n% मोर देन बी इज रेस्ट टाइम, तो ए का रेस्ट टाइम कितना है 12 और बी का रेस्ट टाइम है 6, तो ये कितना मोर इससे दिख रहा है 6/6 दैट इज 100%। तो यहाँ से n% की वैल्यू कितनी आ गई 100%, क्योंकि पूरा ही पूरा बड़ा है इससे, पूरा दुगना। फाइंड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, डिफरेंस बिटवीन m एंड n इज डिविजिबल बाय 8। तो m है 140 और n है 100, तो इन दोनों का डिफरेंस 40 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। वैल्यू ऑफ 15m/n, तो 15m/n का मतलब क्या हुआ, 15m/n, तो m/n यहां पर लिखिए, m का मतलब कितना हुआ 140 और n का मतलब हुआ 100, तो 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 5 दिया 15 और 7 त्रिक 21 इज डिविजिबल बाय 6। तो ये गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पॉइंट हमारा नहीं सेट बैठ रहा कि नहीं, ये आपका कितना है 5 दिया 15 और 7 त्रिक 21 और 21 6 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, सो दिस वन इज रॉन्ग, ये गलत हो गया। रेशियो ऑफ m+10, तो 140 + 10 150 टू n+20 दैट इज 100 + 100, 100 + 20 120, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 इज रेशियो 5:4, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ओनली पी आपका करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, इफ सी स्टडी टाइम इज 60% ऑफ डी स्टडी टाइम, तो सी का जो स्टडी टाइम है, तो सी का स्टडी टाइम कितना है 3 एंड दिस इज इक्वल टू 60% दैट इज 3/4 ऑफ डी स्टडी टाइम। तो डी का स्टडी टाइम कितना आ गया 5 घंटे। सी इज एंटरटेनमेंट टाइम 120%, तो सी का एंटरटेनमेंट टाइम कितना है 12 एंड दिस इज 120% दैट इज 6/5 ऑफ डी इज एंटरटेनमेंट टाइम। ये कितना आ गया 6 दूनी 12, तो ये आ गया 5 दूनी 10 घंटे। नाउ फाइंड द डीज रेस्ट टाइम इज व्हाट परसेंट ऑफ एज रेस्ट टाइम, तो एज रेस्ट टाइम इज 12 आवर्स। डी में बात करें तो 24 घंटे टोटल होते हैं, उसमें से स्टडी टाइम और एंटरटेनमेंट टाइम 5 और 10 15 माइनस कर दीजिए, जो 14 में से 5 गया 9 घंटे। तो यही बोल रहा है कि डी का जो रेस्ट टाइम है दैट इज 9 आवर इज व्हाट % ऑफ एज रेस्ट टाइम, दैट इज 9/12, 3 × 9 3 × 4 = 12,
कितना आ गया 75%, बिकॉज 3/4 इज द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ व्हाट 75%। तो इसके क्वेश्चंस अच्छे थे, ठीक, मतलब करने लायक थे, इंटरेस्टिंग थे। नाउ नेक्स्ट, टोटल रेस्ट टाइम ऑफ ए बी सी टुगेदर, दैट इज 9 6 15 और 15 और 12 27 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टडी एंड एंटरटेनमेंट टाइम ऑफ ए बी सी टुगेदर। स्टडी एंड एंटरटेनमेंट ए बी सी, तो स्टडी टाइम कितना आया था 8 7 15 3 18, और ये आपका हो गया 5 6 7 और 27। तो 8 7 15 2 3 और 1 4, तो 27 आपसे बोला है इज व्हाट परसेंट ऑफ 45। तो 9 3 27 एंड 9 5 45, 3/5 इज फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 60%। नहीं अगर फ्रैक्शन निकाल पाते हो तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/5 इंटू 100 यू विल गेट द सेम। यस बिल्कुल, अगर आपको समझ में आ रहा है मेंस की क्लासेस, एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपका फ्री बैच है पूरा यूट्यूब पे, तो आपको पूरी तैयारी मैं करवाऊंगी यहाँ पर, ठीक है। देखो दिक्कत कब आती है, जब सेम कैटेगरी में हम यूट्यूब पे भी क्लास ले रहे हैं और सेम कैटेगरी में हमने पेड भी लॉन्च कर दिया है फॉर एग्जाम्पल, देन वहां पर चीजें मिसमैच होती है। मैंने कोई पेड लॉन्च ही नहीं किया एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, आपका पूरा यूट्यूब पे ही दिया हुआ है। पेड में लॉन्च करूंगी 2024 के लिए, ठीक है, जो आपके एग्जाम आएंगे 02। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके तैयारी करिए, टेंशन मत लो। यहाँ तक हमने किया था लास्ट क्लास में, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, जिसमें एज इट इज फिर से मैं उषा का ही नाम लूंगी, उषा ने इसका आंसर मुझे दिया था, ठीक है। तो बहुत कम स्टूडेंट हैं जो होमवर्क के आंसर देते हैं, और पता है इन लोगों को कभी कोई ऐसे दिक्कत भी होती है ना तो मन करता है मतलब देखने का। अंशिका ने दिया था इसका आंसर, चांदनी ने दिया, साहिल ने दिया, दूजा सिंह पूजा शर्मा, ओमनिफर, ज्वाला, वेरी गुड, काफी लोगों ने दिया था, इंटरेस्टिंग शॉट, पलक टंडन एंड संदीप, पवन, जतिन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया था, वेरी गुड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो फटाफट देखते हैं। देयर आर 2 फैमिलीज ए एंड बी, 2 फैमिलीज में पहले आपने इनको बांटा, ठीक, हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड है ईच में, तो हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड। एवरेज एज ऑफ फैमिली ए इज 28, तो 3 जने हैं तो 28 गुणे 3 टोटल हो जाएगी, 3 8 24, 3 दूनी 6 7 8, ये इनकी टोटल एज हो गई। एंड एवरेज एज ऑफ बी 34, तो यहाँ पर भी 3 जने हैं तो 34 गुणे 3 टोटल, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9 और 1 10। रेशियो ऑफ हस्बैंड एंड एज एंड टू वाइफ एज, ए इन 7:6, तो ये 7 और 6x हो गए, एंड द हस्बैंड वाइफ बी इन 16x एंड 15x ये हो गया, राइट। इफ हस्बैंड एज इन फैमिली बी 6 ईयर मोर देन दैट ऑफ ए, तो यहाँ पर बोला है बी में जो हस्बैंड की एज है वो ए में हस्बैंड की एज से कितना ज्यादा है, यहाँ पर 6 साल ज्यादा है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर ये 6 ईयर मोर देन दैट ऑफ फैमिली ए, ठीक है, वाइफ की जो बी में है 9 साल ज्यादा है ए से, तो बी में है वाइफ की 15x, ओके सॉरी ये दोनों अलग अलग रेशियो में है तो अलग अलग रेस्पेक्ट में जाएंगे, ठीक। दिस इज व्हाट 16y माइनस 7x, तो यहाँ पर 15y माइनस का 6x, और यहाँ पर 9 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, कितना 9 ईयर्स का, ठीक है। देन फाइंड दैट ऑफ चाइल्ड्स एज ऑफ फैमिली ए इज व्हाट परसेंट दैट ऑफ बी, तो आपको यहाँ पर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन ये आपका हो गया। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, बस x की वैल्यू निकालनी है या y की, कुछ भी आ जाए एक चीज आपकी पूरी आ जाएगी, ठीक। तो अभी क्या है, 2 तरीके हैं अपने पास कि मैंने आपको क्या बोला था, या तो आप एलिमिनेट करो, वो एक तरीका हो गया, या अल्फा गामा मेथड। एलिमिनेट करोगे तो आप फिर फंसे कि नहीं फंसे, यहाँ पर आपको पता है अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पर जाऊं तो एक चीज तो कंफर्म है कि मुझे अगर ये 7 है 6, तो 6 और 7 16 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो भी एलसीएम लेंगे दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसको 15 से मल्टीप्लाई और इसको 16 से, तब y एलिमिनेट होगा, और इसको 6 से और इसको 7 से तब होगा, तो बड़े बड़े नंबर्स बनेंगे। तो इट वुड बी ग्रेट कि आप सीधे अल्फा गामा मेथड से जाओ, तो y की वैल्यू निकालोगे, y निकालोगे, ये हाइड हुआ अल्फा, मतलब 6 6 36 माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 9 7 63 अपॉन में ये अल्फा हो गया गामा, गामा 16 6 96 माइनस का और प्लस 15 7 105, कितना बचा
6 7 13, ऊपर 7 आया और ये 27, नीचे कितना आया, यहाँ पर 15 में से 6 गया 9, 3, कितना आसानी से आ गया। ये फायदा है आपका अल्फा गामा मेथड का। मैंने आपको बोला था कि मेंस में जरूर ये चीज आपको काम आएगी और कम टाइम में आप इस पॉइंट को कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, अब इसके बाद यस साहिल, वेरी गुड। अब कुछ नहीं, y की वैल्यू 3 आई है, तो ये 16 तिया 48, ये 15 तिया 45, तो 8 5 13, 4 4 8 और 1 9, 93 माइनस कर दो, तो 12 में से 3 गया, कितना बचेगा, 9 3 12, यहाँ 9 साल का हो गया। अब इधर x की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू 3 रख दो किसी में, तो ये 15 तिया 45, 45 में से 9 गया तो 9 बचे 45, 9 चौक 36, तो 6x इज इक्वल टू 36, x की वैल्यू आ गई 6, तो 6 7 42 और ये 6 6 36, 6 7 8 और 4 3 7, 14 में से 8 गया 6, तो यहाँ एज आ गई चाइल्ड कितनी, यहाँ 9। क्या बोला था इन्होंने कि फाइंड द दैट द चाइल्ड ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी चाइल्ड, तो 6/9 पूछा था, दैट इज 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2/3, 200/3, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 66.67%। क्लियर, ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सेम बेस पे आपको मिक्सचर एलिगेशन में मिलते हैं, एजेस में मिल गया, एवरेजेस में मिल गया, तो ये एक पार्ट आ जाता है इस तरह का। ठीक, अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, और कल जो हमने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन किया था वो भी बहुत अच्छा था। इसकी खास बात क्या है, यहाँ पर एक आउटलेट पाइप दी गई है, तो ध्यान से पढ़ना। Wait. टू इनलेट पाइप ए एंड बी, और ए आउटलेट पाइप है, तो इट इज क्लियर दैट ये दोनों इनलेट पाइप हैं और सी आउटलेट पाइप है, तो इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव होगी। ए अलोन कैन फिल द टैंक इन 30 मिनट। ठीक है, अब यहां से देखना कैसे इसको करेंगे। फ्लोइंग रेट ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप ए इज 3 लीटर पर मिनट, तो दिस इज क्लियर दैट अगर 3 लीटर पर मिनट है, दैट मीन्स ये एफिशिएंसी हुई, ये टाइम हुआ, और एफिशिएंसी इनटू टाइम दैट इज 3 × 30, ये हमने टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक मान ली, दैट इज 90। ठीक, अब आगे आ जाएं, ए और बी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट, तो अगर हम ए और बी की बात करें तो ये मिलकर 36 मिनट में टैंक को फिल करते हैं, बट कैसे फिल कर रहे हैं ध्यान से पढ़ना। व्हाइल वर्किंग ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट ईच स्टार्टिंग फ्रॉम पाइप ए, तो ए और बी ऑल्टरनेट वर्क कर रहे हैं, तो 36 मिनट अगर इन्होंने काम किया है, 1 मिनट पहले ए ने, फिर बी ने, दूसरे मिनट, फिर तीसरे मिनट ए ने, फिर बी ने, मतलब ए बी, दैट मीन्स दोनों के बांट में 18 मिनट और 18 मिनट आ गए होंगे कि नहीं, ऑल्टरनेट वर्क कर रहे होंगे, तो ए ने भी 18 मिनट काम किया और बी ने भी 18 मिनट काम किया, और टोटल काम करना कितना था, वही 90। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी अपने पास है कितनी है, 3। ठीक है, तो 18 मिनट ए ने 3 की एफिशिएंसी से काम किया होगा, और फिर मैंने बोला 18 मिनट बी ने बी की एफिशिएंसी से काम किया होगा, और टोटल 90 वर्क को अंजाम दे दिया होगा। 18 18 18 पंचे 90, तो b इज इक्वल टू 5 - 3, बी की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 2, और b की एफिशिएंसी 2 आई, तो 90/2, b को टाइम कितना लगेगा, 45 मिनट का। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि नहीं। अगर मैं ये चीजें सिखा रही हूँ, मे भी इसका आंसर मैं डायरेक्ट अभी निकाल दूं, बट मैं ये चीज सिखा रही हूँ तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये बता रही हूँ। ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे, अगर एफिशिएंसी नहीं थी तो हमें एफिशिएंसी कैसे निकालनी थी। ओके, ये पॉइंट आ गया, ऑल्टरनेट वाले पॉइंट से कैसे निकालनी थी। आगे आ जाइए, अब क्या बोला है इन्होंने, ओके, बी एंड सी एफिशिएंसी का रेशियो आपको दिया गया है कितना, 10:9। तो अगर इसकी एफिशिएंसी मुझे 2 दी है, तो अगर मैं यहां पर देखूं 2 के रेस्पेक्ट में ही ये जा रहा है, क्योंकि अभी हमने इसकी एफिशिएंसी 3 देख ली, और इसी के रेस्पेक्ट में बी की 2, तो अगर मैंने इसको 2 किया, मतलब डिवाइड बाय 5 यहाँ किया तब 2 आया, तो डिवाइड बाय 5 मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 9/5, मतलब 5 × 5, 5 × 8 = 40, दैट इज व्हाट, 1.8। ये आ गई
सी की एफिशिएंसी, और ये दोनों पॉजिटिव क्यों, इसके रेस्पेक्ट में जा रहे हैं। ठीक, अब 1.8 बाय 90 करोगे तो 18 पंचे 90, मतलब 50 मिनट सी आउटलेट पाइप है, इसको खाली करने में लगेगा। कुछ नहीं किया, एफिशिएंसी को टोटल कैपेसिटी से डिवाइड कर दिया। नाउ फाइंड द टाइम द टैंक विल बी फिल्ड बाय पाइप बी एंड सी टुगेदर। तो 90 भरना है, बी और सी मिलकर भरेंगे तो ये 2 की एफिशिएंसी से भरेगा और ये नेगेटिव एफिशिएंसी से खाली करेगा। दैट इज 90 अपॉन में 0.2, ये गया यहाँ से 450 मिनट, आपका आंसर आ गया। बट आंसर आ रहा है घंटे मिनट में, तो इसको 60 से डिवाइड करोगे, 6 सत्ते 42 ये आया, और यहाँ पर 420 प्लस 30, ठीक है, तो 7 घंटे ये हो गया और 30 मिनट बचे, तो 7 घंटा 30 मिनट का टाइम इनको यहाँ पर लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ गए? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और आई होप आपका ऑल्टरनेट का कॉन्सेप्ट भी लिटिल बिट क्लियर हो रहा होगा। इज इट क्लियर? समझ गए? बढ़े आगे? ठीक, समझ गए हो ना सारी चीजें? कोई पॉइंट पे अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो। अभी और अच्छा क्वेश्चन है, एक फिगर फ्रेमिंग का भी क्वेश्चन है, टॉय मेकिंग का। आज मजा आएगी उसमें, वो लॉजिकल है आपका, सरफेस एरिया वाला। A train is running at 97.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी हम इसको मीटर पर सेकेंड में आंसर आ रहा है, तो 97.2 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करें। 18 पंचे 90 एंड 18 चौक 72, 5 चौक को 20, 5 25, मतलब 27 मीटर पर सेकेंड। आसान हो गया कि नहीं अभी? ठीक, ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ए टू दैट ऑफ टाइम टेकन टू, ओके, टाइम का रेशियो दिया है, तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है और साथ में अपनी लेंथ को भी क्रॉस कर रही होगी, तो मैंने ट्रेन की जो लेंथ है वो एल कह दी, और प्लेटफॉर्म ए और बी की लेंथ दी गई है कितनी, 150, और टाइम क्या होता है, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक, तो टाइम का रेशियो है, तो ये हो गई डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड में कौन आएगा, ट्रेन ए की ही स्पीड आएगी कि नहीं आएगी, और आपको बोला है टाइम का जो रेशियो है वो हमें 5:6 दिया गया है। ठीक है, तो स्पीड का कोई रोल है नहीं यहाँ पर, क्योंकि स्पीड अगर आप 27 रखोगे भी तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्टेशनरी बॉडीज को ही क्रॉस करो और ये कैंसिल आउट हो जाएगा अपनी लेंथ को। और ट्रेन प्लेटफॉर्म बी की लेंथ कितनी दे रखी है, 185 और 266। ठीक है, ये हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट, इसका कोई काम नहीं था यहाँ पर। आप चाहो तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ लगा सकते हो। दोनों को जब आप ऐड करोगे दैट इज 12, और साथ में 6 5 11, 8 6 14 और 1 15, 2 3 और 1 4 अपॉन में, जब इससे इसको माइनस करोगे तो 66 और 85, 6 में से 5 गया 1, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पर 6 5 11 और नीचे आ गया 1। ठीक, तो 11 एकम 11 और 11 8 88, 891 में से 451 आप माइनस करेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल। तो यहाँ पर आया, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 4 गया, तो एल की वैल्यू आ गई 220। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो लेंथ आ गई, बस फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस बोथ द प्लेटफॉर्म रेस्पेक्टिवली। तो अब देखो, इस क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन भी कर सकते थे, बिकॉज टाइम जो है उसका रेशियो 5:6 दिया है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का, तो 6 5 11 यूनिट का सिर्फ एक ही मल्टीपल है यहाँ पर, कितना, 33। तो ऑप्शन नंबर सी वी कैन से कि ये करेक्ट होगा। अगर आपकी सिचुएशन खराब है तो आप बाय ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, तो ये तरीका मैंने आपको बाय ऑप्शन बताया मेंस में। अब इसके बाद बात आती है क्या, कि एक्चुअल कैसे निकालना था। तो टाइम, टोटल टाइम बताना है ट्रेन अगर बोथ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, तो कहीं से भी एक जगह से निकाल लो। एल की वैल्यू है 220 और 185। ठीक, तो ए को क्रॉस करने में, प्लेटफॉर्म ए को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर ये टाइम जो आ गया 5 8 2 10, 2 3 और 1 4 अपॉन में 27। इसको जब आप काटोगे 9 चौक 36, 9 5 45, 9 तक 27, ये आ गई 15, और रेशियो कितना दिया था, 5 और 6 का, तो ये 5 दिया 15 है, तो ये 6 3 18, तो सम ऑफ बोथ
टाइमिंग 8 5 13 33 सेकेंड। ठीक है, इंडिविजुअली दोनों निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो दिया है तो एक निकाल के दूसरा कंफर्म आप कर सकते थे। ठीक, तो ये तरीका यहाँ पर आपका रहेगा। आई होप क्लियर होगा ये पॉइंट। कैलकुलेशन की स्पीड कैसे बढ़ेगी? कैलकुलेशन की स्पीड के लिए आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो आप देखो वो कैसे सॉल्व कर रहा है और कहाँ पर आप टाइम बचा सकते हो। ठीक है, ये एक जगह की बात नहीं है, ये मैं आपको, अगर आपको ये चीज़ सीखनी है तो कंसिस्टेंसी के साथ आपको जो आपके एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उनको जितना ज़्यादा लगाएंगे आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और एग्जाम अप्रोच के साथ लगाइए। ये भी क्वेश्चन देखिए, when article A is sold at 33 1/3% profit on selling its selling price। वाह क्या बात कह दी। प्रॉफिट कितने का है? 1/3 का। और प्रॉफिट किस पर हो रहा है? ऑन इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। अगर एक का प्रॉफिट हो रहा है और सेलिंग प्राइस पे हो रहा है तो सेलिंग प्राइस 3, और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, या फिर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो 3 में से एक गया 2। सो दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज प्रॉफिट एंड दिस इज सेलिंग प्राइस। तो ये हो गया किसके लिए? आर्टिकल ए के लिए। ना सेकेंड, अब आगे क्या बोला? आर्टिकल बी सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, मतलब 1/5 ऑन इट सेलिंग प्राइस। अगेन दिस इज प्रॉफिट एंड दिस इज सेलिंग प्राइस। अब बात हो रही है आर्टिकल बी की, तो कितने का प्रॉफिट है? 1 का। सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है? 5, तो 5 में से 1 गया 4, कॉस्ट प्राइस। क्यों? इन बोथ केसेस प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सपोज किसी केस में लॉस हो रहा होता तो क्या करते? 5 और 1 6 करते, क्योंकि लॉस के केस में आपको पता है कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है किससे? सेलिंग प्राइस से। तो ये नॉर्मल आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ाए थे ये उसका पार्ट हो गया। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ ए इक्वल टू बी, तो इन दोनों के सेलिंग प्राइस इक्वल है। सो व्हाट, हमें एक चीज कंफर्म होती है कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से, तो होगा इक्वल। इसे किया तो इसे भी करो, तो 5 2 10 और ये 5 दिया 15 फॉर ए, एंड फॉर बी क्या हो गया? दिस इज 3 चौको 12 एंड दिस इज 3 5 15। नाउ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस दोनों के क्या हो गए? कॉमन हो गए। एंड कॉस्ट प्राइस में बोला है बी का 20 ज्यादा है ए से, तो यहाँ पर कितना? 2 यूनिट, और इसकी वैल्यू 20 रुपए के बराबर, तो एक की वैल्यू 10 के बराबर। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो गई? ये 100, ये 120, ये 150 और ये एग्जैक्ट वैल्यूज आ गई। नाउ टोटल प्रॉफिट परसेंटेज ऑन बोथ द आर्टिकल, तो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस इज 220 और टोटल सेलिंग प्राइस इज 300। तो टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? दोनों का डिफरेंस 80। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है ना टोटल, तो टोटल सीपी और एसपी का डिफरेंस अपॉन में किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे? जब भी बाय डिफॉल्ट पूछेगा तो हमेशा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि बोला नहीं है सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में, तो कॉस्ट प्राइस इज 220। ये गए काम से। ठीक है, और गुणे 100 तो 800 बटे 22, या फिर 2 चौको 8, 400 और 11, तो ये 11 तिया 33, कितना बचा है यहाँ पर? 70, तो 11 छक्के 66, 36 पॉइंट समथिंग है आंसर। यस, तो 36.4% आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था। हाँ आयुष, ठंडी बहुत बढ़ रही है। 26 नहीं होगा आयुष अग्रवाल, 36.4 होगा। राइट, तो समझ गए ना इस पॉइंट को कैसे करना था। तो जितने भी क्वेश्चन करवाएं कल से आज तक, ये जो मॉक 3 है आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का, और इसमें सारे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो आप समझ गए, आप अपना जो भी मेथड से करते होगे आप देख लो आपको कैसे मेथड से इनको सॉल्व करना। तो आपको तरीका भी मैंने बता दिया। करिए से। इसके बाद बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन, ये भी वैसे अच्छा है। बट यू गाइज आर नॉट सीरियस। डे 7 पे इतना मतलब पता नहीं क्या करते हो आप लोग, इतने कम लोग, और लाइक्स देखिए कितने कम है। मतलब आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे मेंस की क्लासेस में, प्रीलिम्स में ही स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, या फिर आप लोग को यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा शायद है। There are total 25% in a room, either doctor or engineer or both.
मतलब या तो डॉक्टर है या इंजीनियर है या फिर डॉक्टर एंड इंजीनियर है, दोनों है। एंड टोटल कितने हो गए, ये 25 हो गए। ठीक, ये ओनली डॉक्टर, ओनली इंजीनियर, और ये बोथ डॉक्टर एंड इंजीनियर, ये वो वाला सीन हो गया आपका। ठीक, अब आ जाइए प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 पर्सन हु आर डॉक्टर। तो मैंने बोल दिया यहाँ पर ओनली डॉक्टर्स ए हो गए, ओनली इंजीनियर बी हो गए, और ऐसे लोग जो डॉक्टर भी है इंजीनियर भी है वो सी हो गए। देन इन तीनों का सम आपके पास कितना है, 25 है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आइदर और का कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स व्हाट वी हैव हियर, ए प्लस बी प्लस सी 25। तो ये ओनली डॉक्टर, ये ओनली इंजीनियर, और ये डॉक्टर एंड इंजीनियर बोथ है। ठीक, अब आपसे बोला 2 पर्सन अगर सेलेक्ट करें और वो ओनली डॉक्टर हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/30 है। तो ओनली डॉक्टर मतलब ए में से 2 सेलेक्ट किए और टोटल प्रोबेबिलिटी 25 में से 2 सेलेक्ट किए, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/30। सो ए माइनस 1, दोनों का बेस सेम है तो नेक्स्ट तक ओपन करोगे जस्ट 1/30। 5 5 जा एंड 5 चक्का 30, यही आएगा, और 6 चौक 24, तो 5 चौको 20। ए माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 4। तो अकॉर्डिंग टू दिस ए 5 एंड ए माइनस 1 4, तो ए की वैल्यू 5 आ गई। ये पॉइंट तो डन हो गया अपना। बट आगे आ जाइए, अब आगे क्या सीन क्रिएट होता है। आगे बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ पर्सन हु इज एन इंजीनियर। तो हु इज एन इंजीनियर, दैट मीन्स वी हैव जो इंजीनियर होंगे वो किस में से हो सकते हैं, इंजीनियर हम ओनली इंजीनियर में से, अब ओनली नहीं लगाया यहाँ पर, दैट मीन्स हम ओपन हो गए पॉसिबिलिटी में 2 कैटेगरीज के लिए, एक ओनली इंजीनियर एंड एक डॉक्टर एंड इंजीनियर बोथ, दैट मीन्स बी प्लस सी। तो हम एक काम करें, बी प्लस सी में से एक सेलेक्ट कर लें और टोटल 25 में से एक सेलेक्ट कर ले। तो बी प्लस सी, C1 करने की जरूरत नहीं क्योंकि NC1 एनी होता है। सो दिस इज 25 C1 या फिर 25 इज इक्वल टू व्हाट, 3/5। ओके, तो यहां से 5 5 जा, तो बी प्लस सी आपके पास कितना आ जाएगा, 15। तो क्या ये पॉसिबल है, बी प्लस सी आपके पास 15? बताओ, ये तो पॉसिबिलिटी ही हमारी डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी जब करेंगे तो 15 + 5 20 आ रहा है, और आपसे बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 डॉक्टर्स फ्रॉम द रूम। तो 2 डॉक्टर्स फ्रॉम द रूम, दैट मीन्स दे आर आस्किंग फॉर व्हाट, ए प्लस सी। और ए प्लस सी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि इंडिविजुअली बी और सी नहीं पता है, सी एंड डी होगा। और वैसे भी जो हमने निकाली है पॉसिबिलिटी वो हमारी गलत आ रही है। ठीक है, क्योंकि वी डोंट नो कि कितने हैं कितने नहीं है, ये तो हमने एक अनसर्टेनिटी मानी हुई है ना, तो हम आंसर यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, आयुष शरण कह रहा लेवल बहुत टफ है गाइड UIIC का, तभी तो जीतोगे, तब तक नहीं लड़ोगे जीतोगे नहीं। ये क्वेश्चन काफी बेहतरीन है। ठीक है, इसको हम मेंस के हिसाब से लॉजिकल और बेहतरीन क्वेश्चन कहेंगे, मतलब 5 स्टार रेटिंग के साथ, और कैलकुलेशन नहीं है, लॉजिकल है। ठीक, तो ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को, और इसकी एक बार पढ़िए इसमें जो लिखा हुआ है, फिर मैं बताती हूँ। बहुत सारे लोग ऑफलाइन देखते हैं, यही तो प्रॉब्लम है, तुम लोग लाइव नहीं आते हैं। ऑफलाइन वाले तो हैं, मुझे भी पता है वो। देखो यहाँ पर ना आपको कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया की बात करी है टॉय की। ठीक है, आपको मैंने पहली ही क्लास में, पहली दूसरी क्लास में ही हेमिस्फेयर और आपका स्फेयर सब कुछ बता दिया है। ठीक है, सब कुछ वहां पर मैंने अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि कैसे क्या होता है। अगर हम पूरे स्फेयर की बात करें, दैट मीन्स वहां पर TSA CSA बराबर होता है, दैट इज 4πr²। और वहीं पर अगर हम हेमिस्फेयर की बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज आधा ऑफ स्फेयर, दैट इज 4πr²/2 2πr² एज इट इज। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, देन 2πr² में प्लस बेस एरिया दैट इज सर्कल का एरिया πr² ऐड हो जाता है, दैट इज 3πr²। ठीक है, तो चलिए अब उसी से हम यहाँ पर खेलेंगे। A hemisphere of radius r centimeter is mounted on the top of the cube of a cube। ठीक है, सपोज अगर हम क्यूब ले तो क्यूब कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जिसकी सारी साइड्स, मतलब स्क्वायर का 3D फिगर कह दो एक तरीके से,
ठीक है, ये क्यूब हो गया। ठीक है, आपको पता है क्यूब की 6 सरफेस होती हैं, 1 2 3 4 और 5 है। ठीक, अब इसके ऊपर अगर मैंने एक हेमिस्फेयर रख दिया और आपसे बोला जो क्यूब है उसकी साइड है 30। ठीक है, तो साइड अगर 30 है तो सपोज क्यूब का हमने फ्रंट साइड आपको दिखाया। ठीक है, सपोज दिस इज, ये है आपका, इसकी जो साइड है वो हमें 30 दे रखी है। ओके, अब आपने क्या किया है, इस साइड अगर 30 है और आपसे बोला है आपने इसके ऊपर एक माउंट किया है हेमिस्फेयर जिसकी जो रेडियस है वो 15 से कम है। अगर r इज इक्वल टू 15 होती तो हम क्या करते, यहां से 15 डिवाइड करते, ये रेडियस हो जाती हेमिस्फेयर की और इस तरीके से माउंट कर देते। ठीक है, इस तरह का टॉय तो बहुत आसान है बनाना, क्यों, क्योंकि 15 कर दिया, बट कंडीशन हमारी गड़बड़ कर दी ताकि हम थोड़े परेशान हो जाए। क्या हमसे बोला है इसकी जो रेडियस है वो लेस देन 15 है, मतलब ये जो हमने सोचा था वो ऐसा नहीं है। कैसा हुआ फिर यहाँ पर, वहां पर फिर ऐसा हुआ, कैसा हुआ, ऐसा, क्योंकि 15 से कम है तो हेमिस्फेयर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, टोपी सी लगा दी इसकी। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय। तो ये अब आपने टॉय बनाया है, पता नहीं कौन सा टॉय है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट हाँ ऐसा टॉय है। ठीक, देन व्हाट विल बी द टोटल हाइट ऑफ द टॉय व्हेन इट केप्ट इन अपराइट पोजीशन। इस तरीके से रखा जाए देन इसकी हाइट क्या होगी। तो भाई मेरे को क्या पता है, ये क्या है, रेडियस ऑफ स्फेयर, तो इसको मैं r कह दूं, और ये हाइट मुझे पता ही है कितनी है भाई, ये हाइट मेरे को पता है 30 है। तो 30 प्लस r आपका आंसर होगा, मतलब अपना अल्टीमेट गोल क्या है, निकालना रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। और रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर अपने को निकालना है तो कैसे निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ये गिवन है कितना, कितना था 6016, इसी पॉइंट को यूज करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय में क्या क्या आएगा अब उसको देखते हैं। अगर मैं ये ऊपर वाले पार्ट को आपको दिखाऊं तो ये कैसा बना होगा, ये ऊपर क्यूब का ऊपरी सतह है। ठीक है, ये आपको मैं फ्रंट से दिखा रही हूं। तो जब आप देखोगे हेमिस्फेयर रखा है ना, तो हेमिस्फेयर तो कुछ इस तरीके से रखा होगा, क्यों, क्योंकि r 15 तो है नहीं, 15 होता तो सबको छू रहा होता, क्योंकि स्क्वायर है तो चारों साइड को छू सकता था। रेडियस सारी इक्वल होती, क्योंकि हम बात यहाँ पर क्यूबॉइड की नहीं कर रहे, क्यूब की कर रहे हैं। ठीक, तो समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा सीन रहेगा। ये है आपका टॉप का व्यू, टॉप व्यू, ऊपर से जो देखोगे आप किसमें, हॉट बलून में बैठ के। ठीक है, हॉट एयर बलून में बैठ के, तो ये आपका टॉप का सीन रहा। ठीक, ये इसकी रेडियस है और ये इसका 30 है पूरा, ये इसका टॉप व्यू हो गया। तो ये मेरा पॉइंट था आपको समझाने का कि ये ऊपर से और नीचे से कैसे लग रहा होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो जब टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे तो आपने ये वाला सरफेस एक्वायर कर लिया है, किसके लिए, हेमिस्फेयर के लिए ना। टोटल सरफेस एरिया में 6 सतह होती हैं और हर सतह कितनी होगी, हर फेस आपका होता है स्क्वायर का, दैट इज उसका एरिया a स्क्वायर। तो 6 में से एक सतह हेमिस्फेयर ने एक्वायर कर ली है, दैट मीन्स 5 बची। तो ये वाली इधर साइड के ऊपर वाली हटा के नीचे वाली सारी 5 सतह का कितना हुआ, 5a स्क्वायर। a का मतलब कितना, आपकी जो 30 दी गई थी। तो ये तो बात हो गई आपके क्यूब की। ठीक है, अब इसके बाद रायता कहाँ फैला, हेमिस्फेयर के साथ। क्यों, अब पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया चाहिए ना अपने को, तो टोटल पहले तो इस पार्ट का देख लिया हमने, अब इस वाले पार्ट का देखो। तो हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ही तो होगा, क्योंकि ये वाला तो इसके साथ मर्ज हो गया है, तो बीच वाला तो लोगे नहीं, तो ये वाला इसके साथ मर्ज हो गया, ये गया, ये वाला कितना हुआ, हेमिस्फेयर का स्फेयर का आधा, हेमिस्फेयर का कितना होता है फिर ये कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर। तो हमने जोड़ा 2 पाई r स्क्वायर। कौन सा वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक, अब इसके बाद कौन सा वाला, ये वाला, फिर से बता दे रही, ये हो गया। अब इस पे आ जाओ, टॉप व्यू में भी टॉय का टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये वाला एरिया भी तो बचा, क्योंकि r तो पूरी 15 जा नहीं रही थी। तो ये कैसे निकालोगे, अब ये बेस एरिया है तो ये कितना है, सर्कुलर एरिया पाई r स्क्वायर, और ये पूरा कितना है a स्क्वायर, दैट इज व्हाट, यहाँ पर आएगा आपका a स्क्वायर माइनस का पाई r स्क्वायर। क्यों, ये वाला चाहिए, तो हमने टोटल इस a में से इसको माइनस कर दिया। दिस इज द आंसर। यहाँ से आप r की वैल्यू को निकाल सकते हो। इससे ज्यादा मैं अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे सकती, क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने आपको टॉप व्यू सब कुछ बता दिया है। ठीक है, मजा आ रही है कि नहीं बताओ। और आपको अगर ये चीज नहीं आती, मैंने इसकी स्पेशली 2 क्लासेस ले रखी हैं, आप देखिएगा,
2D 3D मेंसुरेशन फिगर फ्रेमिंग क्वेश्चन बाय मीनाक्षी वाशने आप डालिएगा, आपको पीओ मेंस लेवल तक का सब कुछ मिल जाएगा उन 2 क्लासेस में, फ्रस्ट्रम सब कुछ बताया है, ठीक है, पूरा यूट्यूब पे। 6016 ए की वैल्यू 30 है तो 3 तरह का 9, ये 900 हो जाएगा, तो 9 पचे 4500 इधर आ गया। 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया, सो दिस इज पाई आर स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मतलब 900, तो 9 5 14 5400, तो 5400 इधर सीधे माइनस कर दो, देन यू विल गेट 661, और यहाँ पर हो गया ये 22/7 आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 11 दूनी 22, 11 पचे हैं 10 में से 4 गया 6, 661, कुछ गड़बड़ कर दी है क्या हमने? देखो वही मैं कहूँ ये कट क्यों नहीं रहा 6016 था तो 616, तो 11 पचे 55, 11 छके 66, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28 गुणे 7 आपकी क्या आ गई आर स्क्वायर, क्योंकि ये आर स्क्वायर है, और आर स्क्वायर क्यों काटा हमने, आर तो रहेगा यार स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 28 गुणे 7, तो 7 चौक 28 गुणे 7, 2 7 में से 1 7 बाहर और 4 में से 2 बाहर, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 दूनी 14, तो भाई क्या हाइट हो गई 30, ये थी आर 14, तो 14 प्लस 30 44, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, वेरी गुड। किसने आंसर दिया इसका 44? सिद्धार्थ, बहुत बढ़िया। हरी, विशाखा, वेरी गुड। तो समझ पा रहे हो आप पॉइंट को कि मैं क्या समझाना चाह रही थी? टोटल सरफेस एरिया, सपोज अगर मैं इसको ले लूं तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये पूरा पार्ट, सबकी बात हो रही है, ठीक। तो अभी इसके ऊपर मैं अगर ये भी रख दूं फॉर एग्जांपल, तो ये इन दोनों का जो जॉइंट पॉइंट है, ज्वाइन करने वाला, उसको छोड़ के आगे पीछे का जो भी रेस्ट पॉइंट है सारा मुझे एरिया लेना पड़ेगा, यही है आपका सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो फिर ये हो गया, अब इसके बाद डीआई पे चलते हैं, जो डीआई हमने छोड़ी थी, तो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ऐसी ही आ रही है जिसमें आपको कोई टारगेट नहीं पता लगता कि एक्चुअल निकालना क्या है, और क्वेश्चन पूछ लेता है। चलो देखो इससे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन एक तरीके से जैसे परसेंटेज के जिसके बेसिक्स क्लियर होंगे बहुत अच्छे से, वही इस डीआई को कर पाएगा, अदरवाइज वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, जो लोग ट्रिक फ्रिक के पीछे भागा करते हैं, ठीक। बट हम इसको जितना भी बेस्ट से बेस्ट अप्रोच हो सकेगी हम उससे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। A bike showroom has 5 bikes A, B, C, D, and the showroom price, registration fee and insurance fee. That means we have 3 variations here. एक तो showroom price होगा, दूसरा registration fee जो लगती है, और आपकी insurance fee, ठीक है। अभी जैसे आप कभी भी कोई गाड़ी ले रहे हो, स्कूटी ले रहे हो, कार ले रहे हो, तो आपको आप नोन हो गए इन सारी चीजों से, ठीक है। अब आपके पास ये जो ऑरेंज लाइन है ये इंश्योरेंस फी ऑफ द बाइक एज परसेंटेज ऑफ शोरूम प्राइस ऑफ द बाइक, और ब्लू वाला जो है रजिस्ट्रेशन फी ऑफ द बाइक एज परसेंटेज ऑफ शोरूम प्राइस ऑफ द बाइक। मतलब ये जो दोनों परसेंटेज आपको दिए गए हैं, पहले तो ये ध्यान से पढ़ो कि किसके रेस्पेक्ट में दिए हैं, तो रजिस्ट्रेशन फी और इंश्योरेंस फी दोनों आपकी शोरूम प्राइस के रेस्पेक्ट में दिए गए हैं, ठीक। इसके अलावा आपको एक पॉइंट दिया गया है कि शोरूम प्राइस ऑफ बाइक्स बी सी डी ई आर रेस्पेक्टिवली 62.5% एंड दिस वन ऑफ दैट ऑफ बाइक ए। तो ये किसके रेस्पेक्ट में सारे परसेंटेज दिए गए हैं? बी सी डी ए के, बाइक ए के रेस्पेक्ट में। सपोज हम इनसे ही रिलेटेड कोई एक ऐसा अपना जो भी हमारे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग होगा, हम वो एक की वैल्यू मान लेंगे शोरूम प्राइस की, फिर उसके इतने इतने परसेंटेज निकाल के बी सी डी ई का निकाल लेंगे, और वो जैसे ही हमें पता लग गया तो हमें पता है उसके कितने परसेंटेज हैं, इतने इतने परसेंटेज हमारे क्या है, रजिस्ट्रेशन फी और इंश्योरेंस फी, तो इनको भी हम उसी रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे। बट वी कांट फाइंड आउट एनी न्यूमेरिकल वैल्यू हियर, हम यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे। शोरूम की नेम कुछ भी नहीं है, ये आपको यहाँ पर दी। अच्छा ए बी सी डी की बात कर रहे हो ना आप? वेट अ मिनट, ये इन्होंने यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाया है, वेट अ मिनट
सही पकड़े हैं वैसे आप, है ना। ए बी सी डी नीचे से ऊपर है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको दिए गए नीचे से ऊपर। तो चलिए सबसे पहले मैं ये सारे परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू लिखूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे शोरूम प्राइस की बात करें तो बी सी डी ई के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो हम यहीं पर सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। यहां पर देख लो ए बी सी डी ई। तो मैं सबसे पहले टेबल बनाऊं, ए बी सी डी ई। तो 3 तरह के प्राइस है, एक है शोरूम प्राइस, रजिस्ट्रेशन फी और आपकी इंश्योरेंस फी, ठीक है। ये परसेंटेज आपको दिए गए। तो अब देखिए बी सी डी ई, तो पहले तो इनके परसेंटेज देख लीजिए, बी सी डी ई के कितने दिए हैं। तो इधर लिख लूं बी सी डी ई, और ये सारे किसके रेस्पेक्ट में दिए हैं? आपके ए के रेस्पेक्ट में दिए गए। यही तो बोला था कि आपसे क्या बोला था, शोरूम प्राइसेस ऑफ बाइक बी सी डी ई आर रेस्पेक्टिवली दिस परसेंट ऑफ दैट ऑफ बाइक ए। मतलब ये जो प्राइस दिए गए हैं शोरूम प्राइस किसके रेस्पेक्ट में दिए? शोरूम प्राइस ऑफ बाइक ए के रेस्पेक्ट में ये सारे परसेंटेज दिए गए हैं। तो कितना है 62.5 एंड दूसरा है 104 1/6, ठीक है। तो 62.5 दिस इज व्हाट 104 1/6%, फिर है 75% एंड नेक्स्ट वन इज 66 2/3%, और ये किसके? बाइक ए के रेस्पेक्ट में है शोरूम प्राइस के। तो चलिए आगे चलते हैं। और साथ में ये भी बोला था ऑन रोड प्राइस ऑफ बाइक, ये भी दिया हुआ था। अगर हम इस पॉइंट को देखें, सेकेंड पार्ट को, अगर हमसे ऑन रोड प्राइस की बात करें किसी बाइक के, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? शोरूम प्राइस, रजिस्ट्रेशन फी एंड इंश्योरेंस फी टोटल। और लास्ट में बोला है प्राइजेस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ईच क्वेश्चन। जो आपके प्राइजेस हैं वो ईच क्वेश्चन के लिए मे बी डिफरेंट हो सकते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम यहाँ पर अपने सारे पॉइंट्स जो हमने लिखे उन्हें देखते हैं। तो भाई 62.5% का मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू में जाइए अब, ठीक है। ये कितना होता है 5/8। 104 1/6 तो 6 चौक 24 और 6 प्लस 1/6 मतलब 625, और परसेंटेज में है तो 600 नीचे आया, तो 25 बाहर गया, और 25 दूनी 50, 25 चौको 100, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई 25/24। 75% का मतलब 3/4। 66 2/3 का मतलब 2/3। तो ये सारी हमने फ्रैक्शनल वैल्यूज देख ली। अब हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे, चाहे वो सैलरी वाले हो या कैसे, तो हम क्या करते थे? टोटल सैलरी किसके रेस्पेक्ट में मानते थे? जो भी उनके डिनोमिनेटर में वैल्यूज होती थी उनके एलसीएम के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि अगर हमने ऐसे माना तो उससे फायदा क्या होगा अपना? उससे फायदा अपना ये होगा कि हमारी वो चीजें आराम से कट जाएंगी, क्योंकि ये सारे परसेंटेज किसके रेस्पेक्ट में दिए हैं? विद रेस्पेक्ट टू बाइक ए शोरूम प्राइस के रेस्पेक्ट में दिए गए। बाइक ए का जो शोरूम प्राइस है, तो अगर बाइक ए के शोरूम प्राइस के मतलब ये ऊपर बी का और नीचे ए का, B/A, ये आपका C/A, ये D/A और ये E/A। तो 8 24 4 और 3, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? 8 24 4 एंड 3। तो इनका एलसीएम आप देखेंगे तो क्या होगा? 24। तो मैंने कहा शोरूम ए का जो आपका शोरूम प्राइस बाइक ए का जो शोरूम प्राइस है वो कितना मैंने कह दिया? 24x। तो अकॉर्डिंग टू दिस 24x यहां मल्टीप्लाई करो, 24x यहाँ, क्योंकि ये सारे ही ए के रेस्पेक्ट में दिए गए हैं, तो ये सारी प्राइस कन्वीनियंट आ जाएंगे। 8 3 24, तो 3 5 15x, ये हो गया। 24 24 गया, दिस इज 25x। 4 चंग 24, तो 6 3 18x, और लास्ट में 3 8 24, तो 8 दूनी 16x। तो सारे शोरूम प्राइस हमने यहाँ पर बांट लिए अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये पार्ट अपना हो गया यार। ये क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि ये बी सी डी के जो भी शोरूम प्राइस थे वो किसके रेस्पेक्ट में थे? शोरूम प्राइस ऑफ बाइक ए के रेस्पेक्ट में थे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इन सबको बांट लिया। अब आते हैं आपके आरएफ और आईएफ। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फी है वो ब्लू लाइन से है, मतलब 7.5% ऑफ 24x। तो इसका 7.5% ये है, तो 24x का 7.5% या फिर 75/10 और गुणे परसेंटेज है तो 100। तो ये कितना हुआ? 3/4, 4 चंग 24, 6 3 18/10 मतलब 1.8x, ये हो गया। फिर 10%, तो 24x का 10% मतलब 2.4x आपका इंश्योरेंस फी हो गई। कुछ नहीं कर रहे हैं, 24x के रेस्पेक्ट में ये परसेंटेज ही तो दिया है,
रजिस्ट्रेशन फी विद रेस्पेक्ट टू शोरूम प्राइस, और ये इंश्योरेंस फी विद रेस्पेक्ट टू शोरूम प्राइस ऑफ द बाइक, तो उसी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ठीक, फिर यहाँ पर 8, तो 15 कितना होता है 120, ठीक है, और 15x का अगर हम 8% करेंगे तो 120/100 दैट इज 1.2x। और फिर इसके बाद 12, तो 15x का 12%, 15 दूनी 30, 15 कम 15 3 18 दैट इज 1.8x। सेम 25x का 6%, तो 25 6 कितना होता है 150, तो ये हो गया 1.5x। और 25 8 200, तो 2 जीरो गए दैट इज ट्वाइस ऑफ x। सेम अब बात करें d की, तो 10%, तो 18 का 10% करोगे दैट इज 1.8x, और 18 का 11% करोगे तो 18 कम 18, 18 कम 18 और 19 दैट इज 1.9x। तो हम इसको अप्रोक्स 11x भी ले सकते हैं इन एनी केस अगर हमें रिक्वायर्ड होगा। ई की बात करते हैं तो 12.5% दैट इज 1/8, तो 8 दूनी 16, तो ये हो गया 2x, और 15%, 15 6 90, 15 कम 15, 9 5 14 दैट इज 2.4x। तो परसेंटेज निकालना आपको जितनी जल्दी आएगा उतना आसानी से आप इन पॉइंट को निकालोगे, क्योंकि यहीं तक इस क्वेश्चन में दिक्कत थी। ठीक है, तभी मैंने बोला क्योंकि हम इसको कितना बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। वेरी गुड, आंसर आप लोगों के करेक्ट है। तो बस अब कुछ नहीं, इन सबको हटाओ। अब 7.5% था, आपको पता है 75%, तो आपने पॉइंट हटा के वहां पर 3/4 ले लिया। ठीक है, जो भी कन्वीनियंट है, परसेंटेज इसीलिए तो पढ़ा है ताकि हम उन चीजों को आसान कर पाए। चलिए पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द एवरेज ऑफ द शोरूम प्राइस ऑफ बाइक ABD, ठीक है, तो 3 का एवरेज दिया, तो 3 5 15 और 3 ने 27 और 1 28, ये हो गया ABD का शोरूम प्राइस। तो ABD ऐड करो, 5 4 9 9 8 17 और 2 3 4 और 1 5 दैट इज 57x की वैल्यू इतनी हो गई। कितने बार जाएगा, 5 7 35, 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5000। ठीक, फिर बोला डिफरेंस बिटवीन द टोटल रजिस्ट्रेशन फी ऑफ ABD एंड इंश्योरेंस फी ऑफ ABD। तो ABD की रजिस्ट्रेशन फी कितनी है, 8 2 10, 1 2 3, 3 और 1 4 दैट इज 4.8x। ठीक है, इसका डिफरेंस इंश्योरेंस फी ऑफ ABD ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, AB और D को 8 4 12, 2 3 और 1 4 और साथ में 1.98, तो ये हो गया 8 9 2 11, 8 9 2 11, 4 5 और 1 6। ठीक है, इसमें माइनस करो, ये आपकी इंश्योरेंस फी है ABD की और ये रजिस्ट्रेशन फी है। दिस इज 8 8 3 11 और यहाँ पर 5 में से 4 गया 8x, तो x की वैल्यू कितनी है 5000, तो 5000 से मल्टीप्लाई करो, 2 पॉइंट है तो 2 जीरो उड़ गए, 1 जीरो बचा, 5 9 40, 5 दिया 15 4 19, 5 1 5 और 1 6 6900। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो आपने जो भी वैल्यूज यहाँ मानी है, खास बात यह है सब कुछ लेट करके माना है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल में आ जाता है। क्यों, क्योंकि भाई चीजें पता नहीं है, आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जा रहे हो, तो फिर दिक्कत होती है ना कि हमने जो वैल्यूज निकाली हैं वो सही है या नहीं। अब यहाँ पर देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। इफ द रेशियो ऑफ द शोरूम प्राइस B to D, ठीक है, B और D का शोरूम प्राइस 15 और 18x, तो 15 और 18, इस 3 5 15 और 3 6 18, 5:6, ये M/N के रेशियो में, तो M की वैल्यू 5 हो गई और N की वैल्यू 6 हो गई कि नहीं। अब आगे आ जाइए, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ रजिस्ट्रेशन फी एंड इंश्योरेंस फी ऑफ बाइक B to that of D। तो B to that of D मतलब B का दोनों का सम अपॉन में D का दोनों का सम, तो B का दोनों का सम कितना, 8 2 10, 1 2 3 दैट इज थ्राइस ऑफ x, अपॉन में D की बात करें तो इन दोनों को ऐड करिए, दैट इज 1.98 एंड 1.8, 8 8 9 17, ये हो गया आपका, तो दिस इज 3.78x।
राइट। तो एक्स एक्स कैंसिल आउट यहाँ से, ये रेशियो की बात हो रही है, और ये पॉइंट के 2 हटे तो 2 के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो यहाँ लग गए। 6 से काटो, 6 छाक 36, 6 त्रिक 18 और ये 50। ठीक है एम, तो इसको हम क्या लिखेंगे अगर हम इसमें देखें एम और एन के बीच में, तो 10m तो होगा ही, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10। ठीक है, और अपॉन में 10n प्लस 3, तो 10n मतलब 10 छक्का 60 प्लस 3, तो बिल्कुल सही है, दिस इज 10n प्लस 3, दैट इज 10m अपॉन में 10n प्लस 3, फर्स्ट वन इज करेक्ट। ठीक है, एम और एन की वैल्यू रख के देख लीजिए कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, वही आंसर, अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो बहुत तरीके हैं, जैसे भी आप जाना चाहिए। नेक्स्ट, अब यहाँ ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा है, तो ऑन रोड प्राइस आपको पता है कैसे निकाला था हमने, तीनों का सम होगा ऑन रोड प्राइस। डिफरेंस बिटवीन द शोरूम प्राइस ऑफ बाइक ई एंड इट्स इंश्योरेंस फी। ठीक है, तो ई की बात करें, शोरूम प्राइस एंड इंश्योरेंस फी, मतलब 16 और 2.4 का अंतर, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 5 में से 2 गया 3, 13.6x, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 68,000, एक जीरो और लग गया यहाँ जाके, 5 का 30, 5 दिया 15, 5 बार ये चला जाएगा यहाँ से, तो x की वैल्यू अगेन 5000 आ गई। ठीक, बट उन्होंने बोला है कि डिफर कर सकती है, इसलिए हमें सब में निकालना पड़ेगा। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ऑन रोड प्राइसेस ऑफ सी एंड ई, तो सी और ई के ऑन रोड प्राइसेस, मतलब इन सबका सम करो, 25, 26, 27, 27 और 1.5 दैट इज 28.5x, ये सी का ऑन रोड प्राइस आ गया। ठीक, ई की बात करें, ठीक है, तो ई के लिए क्या है आपका 16, 17, 18 और 19, 20, मतलब ये हो गया 20.4, और इन दोनों के डिफरेंस की बात हो रही है, दैट इज 8.1x गुणे 5 के, 5 एकम 5, 5 8 40, 40500, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। क्लियर, समझ गए, ये भी आप निकाल सकते थे, ई आएगा यहाँ पर, ए नहीं आएगा, क्रॉस चेक करिए एक बार। नेक्स्ट, क्योंकि शोरूम प्राइस की बात हो रही थी। अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूं तो कर लोगे, बताओ क्या करना है इसमें। इफ द ऑन रोड प्राइस ऑफ ए इज दिस वन, तो ए का ऑन रोड प्राइस इन सबको ऐड करो, 8 4 12, ठीक है, और 2 3 4 4.2, तो 24 4.2 इज 28.2x इज 155,100, तो यहां से यू विल गेट x की वैल्यू जो कि डिफरेंट आएगी, 5000 नहीं आएगी। फिर बोला है शोरूम प्राइस ऑफ डी 90% ऑफ दैट ऑफ ए, तो ए के शोरूम प्राइस का ये 90% है। व्हाट वुड हैव बीन द डिफरेंसेस बिटवीन द इंश्योरेंस फी ऑफ बाइक ए एंड बाइक डी, चलो कर लेते हैं इसको। ठीक है, नहीं आप निकाल पाओ या ना निकाल पाओ, तो 282 को पहले आप इससे डिवाइड करो, 15510 को 282 से आप पहले डिवाइड करिए, कितने बार जाएगा ये आपका 5 बार, 5 दूनी 10, 5 8 40 41, 5 दूनी 10 4 14, कितना बचा 410, अगेन 5 टाइम्स गया, मतलब x की वैल्यू 5000 ना के 5500 आ गई। ठीक है, डायरेक्टली डिवाइड करने पर आपका ये आ गया। अब इसके बाद आइए आगे क्या था, क्योंकि भाई इसमें समझ नहीं आ रहा था, कुछ कट नहीं रहा था ऐसा। आगे आ जाए, डी का जो शोरूम प्राइस है वो कितना है 90%, दैट इज 9/10 दैट ऑफ बाइक ए का कितना है 24x और x की वैल्यू है 5500, तो ये एक जीरो यहां से गया। 9 गुणे 24 पंचे 120 और 24 पंचे 120 और 12 ऐड करो तो 2 132, दिस इज व्हाट 0 0, 9 दूनी 18, 9 3 27, 28, 9 2 11, 118800, ये आ गई। What would have been the differences between insurance fee of bike A and that of bike D? तो इसका मतलब ही क्या हुआ है, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि शोरूम प्राइस अगर आ गया तो वो डिफरेंट हो जाएगा, राइट। इनका कहने का मतलब यही है कि वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा, है ना। यहाँ तक तो हमने सही किया हुआ है। ठीक है, इंश्योरेंस फी ऑफ बाइक डी कितनी हो जाएगी, अब सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में 1.98% अगर हम इसका करेंगे इंश्योरेंस फी, अगर हमें डी की निकालनी है तो ये बहुत ही बड़ा बवाल आ जाएगा, तो हम इसको 1.98% ना एक्स ना लेकर 11x कह दे तो वो ज्यादा सही है।
ठीक है, या 11% ऑफ दिस वन। क्यों? क्योंकि डी में है, क्योंकि अब हमारा शोरूम प्राइस डी के लिए बदला है, डी के लिए शोरूम प्राइस बदला है, तो डी के लिए इंश्योरेंस फी 11% थी, तो अब किसका शोरूम प्राइस इसके रेस्पेक्ट में होगा, मतलब 118800, यही समझना था कि शोरूम प्राइस बदला है तो इंश्योरेंस फी भी बदल जाएगी, इसका 11%। तो 2 0 परसेंटेज से गए 1188, 1188, 18 16, 11 11 और 9 और 1 10, 11 एकम 11 12, ठीक है, ये आ जाएगा 12 और 1 13। तो दिस इज इंश्योरेंस फी ऑफ डी, और ए की इंश्योरेंस फी हमें पता ही है कितनी है, 2.4x। ठीक है, तो ए की इंश्योरेंस फी में कोई दिक्कत है नहीं, ये आप निकाल सकते हैं। कितनी है? 2.4x, तो x की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 5500, क्योंकि x की वैल्यू अब आपकी डिफर हो गई है, तो उसी के रेस्पेक्ट में आप निकालेंगे। तो एक पॉइंट यहाँ लगा, 1 2 3 24 पंचे 120, 120 132, यही आ जाएगी। ठीक, अब कुछ नहीं, इन दोनों का डिफरेंस आपको बताना था, 13200 और 13068, इन दोनों का डिफरेंस बता दो। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, इन दोनों का डिफरेंस आपका आंसर। तो 13 13 कॉमन है, 200 में से 68 गया, आपका आंसर आ जाएगा 132। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 200 में से 68 माइनस करोगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, में सोचना नहीं आते, क्योंकि मेरे को कोई मजा नहीं आएगा अगर नहीं आते होंगे तो कराने। ये आपका परसेंटेज का प्योर क्वेश्चन है, ये सारे परसेंटेज डीआई जो होती है और आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। अब कौन से ट्रू है? रजिस्ट्रेशन फी ऑफ बाइक सी, तो बाइक सी की रजिस्ट्रेशन फी 1.5, दिस पर्सन दैट ऑफ डी, तो डी की रजिस्ट्रेशन फी है 1.8, तो 3 5 15 3 6 18 कितने का है? तो ये जो 5 है ये किसका? 6 5/6 दैट इज 83, 1/3% है कि नहीं, या फिर आप थोड़े 100 करके देख ले, तो फर्स्ट वन इज ट्रू। इंश्योरेंस फी ऑफ बाइक बी एंड ई, तो बी और ई का इंश्योरेंस फी का रेशियो कितना होगा? 1.8 एंड 2.4 का, 6 3 18 6 4 24, ये भी करेक्ट है। रेशियो ऑफ द सम ऑफ रजिस्ट्रेशन फी एंड इंश्योरेंस फी ऑफ ए एंड सी, तो ए की कितनी हो जाएगी? 8 4 12, 2 3 और 1 4, और सी की कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3.5, तो 7 6 42, 7 5 35, 6:5, ऑल आर ट्रू। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर? सारे ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। सो इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है, और इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की केस स्लेट को हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे गाइज। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। डीआई समझ में आई थी या नहीं आई थी ये भी बताइएगा। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।